हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल फ्लाइट 11 में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन और जीशु दोनों ही डिसबैलेंस होके ज़मीन पर गिर जाते हैं और गलती से एक्सीडेंटली वो दोनों एक किस शेयर कर लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखे जा रहे होते हैं। फिर जो हमारा वैन होता है वो जीशु के ऊपर से उठ जाता है और जीशु भी फिर उठ के बैठ जाता है। वो दोनों अभी ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं। कुछ समय तक तो दोनों शांत होते हैं। फिर वैन जो होता है वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तो जब जीशु होता है वो कहता है, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई। अब वैन उठ के खड़ा हो जाता है और जीशु की भी मदद करता है उठ के खड़ा होने में। फिर जो अपना जीशु होता है वो उस साबुन को और उस शैम्पू को उठाता है, साबुन को वॉश करता है अच्छे से और शैम्पू को भी ऊपर से वॉश कर लेता है, क्योंकि दोनों चीज़ें गिरी थी ना। फिर वो उन दोनों को वहाँ पे रखता है सिंक के पास और अनिश को समझाने लग जाता है, वैन को समझाने लग जाता है कि नहाते कैसे हैं, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जो अपना अनिश होता है वो उस साबुन में शैम्पू को देखता है, फिर उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ से अभी अपना जीशु गया था। फिर वो धीरे से अपने हाथों को उठाता है, अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करता है। फिर वो वही सीन याद करता है जब वो और जीशु गलती से गिर गए थे और वैन किसी ने गलती से जीशु को किस कर लिया था। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जीशु को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम के दरवाजे से ही सट के खड़ा हुआ था और उसने अपना सिर बाथरूम के दरवाजे से बिल्कुल टिका रखा हुआ था। उसकी सांसें भी बहुत तेज़ हो रखी होती हैं, चेहरा एकदम ही लाल हो रखा हुआ होता है और अभी बाथरूम में जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी, वो सब कुछ वो याद कर रहा होता है। फिर वो अपने दिल पे हाथ रखता है जिसकी धड़कनें इस समय बुलेट ट्रेन से भी तेज़ चल रही थी। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है, रिलैक्स रिलैक्स जीशु, इट्स नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा, काम डाउन। अब जब उसकी धड़कनें नॉर्मल हो जाती हैं और उसकी सांसें भी कंट्रोल में आती हैं, तब वो अलमारी के पास जाता है, अपने कबर्ड के पास जाता है और वैन के लिए ड्रेस निकालता है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तो उसे उसी के कपड़े पहनने होंगे ना। अब वो ड्रेस निकाल के बेड पे रख देता है। फिर वो बाथरूम की तरफ देखता है और मन में ही कहता है, अरे नहीं, अब मुझे बाथरूम में जाके उसे ड्रेस देनी होगी क्या? अब वो थोड़ी देर तक तो सोचता है, फिर वो हिम्मत करके वो ड्रेस उठाता है और बाथरूम की तरफ बढ़ता है। अब वो बाथरूम के अंदर जाता है और पानी की आवाज़ आ ही रही होती है उसे, बिकॉज ऑब्वियसली वह नहा रहा था। और वो अपनी नज़रें बिल्कुल फोकस करके जहाँ पर बाथरूम में कपड़े टांगते हैं ना, उस जगह पर आता है और वहाँ पर कपड़े रख देता है और कहता है, अनिश, नहाकर ये कपड़े पहन लेना, ठीक है? मैंने उसकी बात का कोई रिप्लाई देता उससे पहले ही वहाँ से तुरंत ही बाहर जाता है। बाहर आने के बाद वो एक डीप ब्रेथ लेता है, फिर अपने लिए भी ड्रेस निकालता है और अब बाथरूम में तो अनिश था। वो वैन केजिंग था, तो वो जो अपना प्रिंस था उसके बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। अभी वो जस्ट नहाकर बाहर निकले थे प्रिंस के रूम से, तभी वो देखता है कि प्रिंस भागते हुए उसकी तरफ आ रहा है। वो समझ नहीं पाता कि प्रिंस को क्या हुआ। अब प्रिंस एकदम से ही आके जीशु के शोल्डर को पकड़ लेता है और उससे कहता है, जीशु तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कहाँ थे तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? अब जीशु तो उसे देखते ही रह जाता है। फिर वो कहता है, प्रिंस काम डाउन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घबरा हुए क्यों हो? क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या? तो जो अपना प्रिंस होता है वो उसे देखता है जीशु को, फिर ऊपर से नीचे तक उसे चेक करता है, फिर उसके शोल्डर से हाथ उठा देता है और कहता है, वो तुम्हारे दोस्त ये भाई का कॉल आया था मेरे पास। अब यहाँ से हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है। जो हमारा जीशु होता है वो जब ये भाई से बात कर रहा था और जो वो वहाँ पर दंगा होने लग गया था तो उसने फ़ोन काट दिया था, पर काटने से पहले ही ये भाई ने वहाँ पर शोर की आवाज़ सुन ली थी और फिर जीशु ने फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब जो भाई होता है वो उससे बहुत ही कॉल कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा कॉल कर रहा होता है, पर ऑब्वियसली उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, उसे जीशु की बहुत ही चिंता हो रही होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और फिर तुरंत से ही साव को फ़ोन लगाता है, जो कि जीशु की और ये बाई की नेबर है। वो एक 15 ईयर्स ओल्ड टीनेजर है, पर फिर भी बहुत स्मार्ट है। अब जो हमारा ये भाई होता है उसे कॉल करता है
और वो एक ही बार में कॉल पिक कर लेती है और कहती है, आज इस बहन के यार कैसे आ गए आपको भाई भैया। अब जो भाई होता है वो कहता है, साहब मेरी बात सुन, तो जल्दी से मुझे प्रिंस का नंबर दे। और वो देखती कि जो भाई होता है वो परेशान होता है, तो वो कहती, भैया क्या हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। तो भाई कहते हैं, नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, तो बस मुझे जल्दी से प्रिंस का नंबर दे। तो वो कहती, हाँ देती हूँ। अब जो सा होती है वो भाई को नंबर देती है और फिर कहती है, भैया कुछ बात हुई तो प्लीज़ बताइए ना। भाई फिर से यही कहता है कि कुछ नहीं हुआ, और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। अब वो प्रिंस को कॉल करता है जो कि लाइब्रेरी में अभी पढ़ रहा होता है। अब फ़ोन बजता है तो फ़ोन की तरफ देखता है तो ऑब्वियसली अननोन नंबर था, तो फ़ोन कट कर देता है। अब दोबारा से फ़ोन बजता है, वो दोबारा भी काट देता है। अब जब तीसरी बार भाई कॉल करता है तो जो अपना प्रिंस होता है वो काटने ही वाला होता है, तभी उसका जो सहपाठी होता है वहाँ पर जो पढ़ रहा होता है वो कहता है, प्लीज़ प्रिंस फ़ोन को उठाओ या फिर काट दो या फिर साइलेंट पे करो, कुछ भी करो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज़ कुछ करो उसका। तो प्रिंस कहता है, आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। वही कहकर वो फ़ोन लेकर बाहर आ जाता है और वो फ़ोन को पिक करता है और कहता है, कौन हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। अब भाई दूसरी तरफ से कहता है, सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर इट्स एन इमरजेंसी। अब ये बात सुनकर वो तुरंत से ही पहचान सकता है कि कॉलर कौन है। वो कहता है, भाई क्या हुआ, क्या इमरजेंसी है। भाई कहता है, शिशु की जान खतरे में है प्रिंस, प्लीज़ उसे बचाओ। अब ये सुनकर जो अपना प्रिंस था वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या, ये क्या कह रहे हो तुम। तो भाई कहता है, समझने समझाने का वक्त नहीं मेरे पास, प्लीज़ शिशु को बचाओ, उसकी जान खतरे में है। अब प्रिंस कहता है, भाई जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि बात क्या है, मैं कैसे उसकी हेल्प कर पाऊँगा, प्लीज़ टेल मी क्या हुआ है। तो अब जो भाई होता है वो उसे पूरी बात बता देता है। अब प्रिंस को भी शिशु की चिंता होने लग जाती है। ऑब्वियसली वो ही इकलौता वहाँ पे ऐसा इंसान था जिससे जीशु से कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे कोई ऐसे ग्रज नहीं था उसके मन में, मतलब हालांकि उन लोगों की कोई सी बॉन्डिंग नहीं थी, बट स्टिल उसे जीशु से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे उसके लिए बुरा भी लगता था और अभी उसे उसकी चिंता भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जानता है कि जीशु मासूम तरह का इंसान है, सीधा साधा लड़का है, कोई प्रॉब्लम अगर आ भी गई तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा वो। अब प्रिंस भाई से कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, जैसा भी हो कुछ मैं बता दूँगा। भाई कहता है, थैंक यू। ये कहकर जो अपना भाई होता है फ़ोन कटने देता है और प्रिंस तुरंत से ही अपने टेबल के पास आता है, अपना बैग लेता है और तुरंत से ही वहाँ से निकल जाता है। अब वो लाइब्रेरी से निकल जाता है और वो सोचता है कि वो ऋषि को ढूंढेगा कहाँ, क्योंकि जहाँ पर ये दंगा हुआ था उस जगह के बारे में तो भाई को भी नहीं पता था, तो उसने प्रिंस को बताया भी नहीं। अब प्रिंस बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब वो साव को कॉल लगाता है। अब साव होती है वो तुरंत से प्रिंस का कॉल उठा लेती है, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही प्रिंस उससे कहता है, साव मुझे जल्दी से ऋषि की फ़ोन लोकेशन ट्रैक करके दे, जल्द से जल्द। अब उसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था साव कि हो क्या रहा है। वो कहती, भैया क्या हो गया है, अभी भाई भी का कॉल आया था, वो भी बहुत घबराए हुए थे। वो इतना ही बोल पाती है, तभी उसकी बात काटते हुए प्रिंस कहता है, साव मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, प्लीज़ बच्चा अभी मेरी एक बात मान लो ना, शिशु की फ़ोन की लोकेशन मुझे ट्रैक करके दो जल्द से जल्द। तो साव कहती है, ठीक है भैया, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो प्रिंस कहता है, प्लीज़ जल्दी करो बेटा। तो कहती, जी भैया कर रही हूँ। अब वो जो भाई साव थी ना, वो इन सब चीज़ों की जानकारी रखती थी, लाइक कॉल लोकेशन ट्रैक करना, सॉरी फ़ोन लोकेशन ट्रैक करना एंड फ़ोन टैप करना, ये सब चीज़ें उससे आती थी। अब जो हमारी साव होती है वो ट्रैकिंग वाला काम शुरू कर देती है और फाइनली वो पता लगा भी लेती है, और ऑब्वियसली ऋषि की फ़ोन की लोकेशन उसके घर की ही थी। अब साव प्रिंस को ये चीज़ बता देती है जो कि उससे फ़ोन पर कनेक्ट ही था, लाइक जो अपनी साव थी वो ईयरफोन्स लगाए हुई थी और कॉल पर ही थी प्रिंस के साथ, और वो प्रिंस को बता देती है कि शिशु का फ़ोन अभी उसके घर पे है। अब जो प्रिंस होता है वो तुरंत से घर की तरफ निकलता है और रास्ते में वो ये भाई को बता देता है कि शिशु का फ़ोन घर पे है और ऑन भी हुआ है, क्योंकि प्रिंस को भाई ने बताया था कि शिशु ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अब जो भाई होता है वो उसे पता था कि हाँ उसे पता चल गया, वो अभी भी ट्राई कर रहा है पर फ़ोन लग नहीं रहा है, लाइक जिससे फ़ोन पिक नहीं कर रहा है। अब प्रिंस को और भी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है और वो भी ट्राई करता है जिसका फ़ोन, पर शिशु का फ़ोन नहीं लग रहा होता है, लाइक वो पिक नहीं कर रहा होता है।
दरअसल बात ऐसी थी कि जब जीशु अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा था तो वो काफ़ी घबराया हुआ था और घबराहट में उसने अपना फ़ोन पहले साइलेंट पे कर दिया था, जिसका उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसने ऐसे कर दिया है। लाइक स्क्रीन से उसकी फिंगर टच हुई थी और फ़ोन पहले साइलेंट हो गया था, उसके बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था और स्विच ऑन करने के बाद उसने फ़ोन चला ही नहीं था, तो उसे इस बात का पता भी नहीं था। खैर, जो हमारा प्रिंस होता है वो अब और भी तेज़ स्पीड से घर में आता है और देखता है कि घर में बाहर से ताला लगा है। अब ये देखकर तो उसका दिमाग ही चकरा जाता है। मन में कहता है, घर में ताला लगा है तो फ़ोन अंदर कैसे हो सकता है? खैर, वो फिर उसके पास जो चाबी थी उससे घर का ताला खोलता है और अंदर आता है और नीचे आते ही वो ऊपर से मतलब ऊपर के फ्लोर पे जीशु को उसके रूम से निकलते देखता है और यहाँ से फिर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब प्रिंस जीशु को देख रहा होता है, जीशु चुपचाप से खड़ा होता है। प्रिंस फिर कहता है, बताओगे अब कि क्या मैटर हुआ था? तो अपना जो जीशु था वो कहता है, वो ऑफ़िस में कुछ मसला हो गया था। ऑफ़िस में जो मेरे सीनियर्स हैं ना उनका आपस में झगड़ा हो गया था, तो बस वही सब हुआ था। और प्रिंस कहता है, अच्छा, तो इसीलिए तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था? तो शिशु कहता है, अरे नहीं, स्विच ऑफ नहीं किया था, वो तो गलती से हो गया था। लाइक मैं भाई से बात कर रहा था और उतने में ये सब चीज़ें होने लगी तो मैंने बस फ़ोन काटा और फ़ोन को रखने वाला था और गलती से वो स्विच ऑफ हो गया। तो प्रिंस कहता है, और जो उतनी देर से मैं और भाई तुम्हें कॉल कर रहे हैं, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? तो वो कहता है, अरे शायद से फ़ोन साइलेंट पे भी लग गया होगा। तो जो अपना प्रिंस होता है वो वापस से शिशु को पकड़ता है और कहता है, बेवकूफ़ दिखता हूँ मैं? हाँ? शिशु तो प्रिंस को ऐसे देख के एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है। अब शिशु फिर कहता है, प्रिंस मेरा यकीन करो, मेरा फ़ोन साइलेंट पर ही लग गया होगा, मैं तुम लोगों का फ़ोन क्यों नहीं उठाऊँगा? तुम ही बताओ। और तुम्हें अभी भी यकीन नहीं तो जाकर तुम चेक क्यों नहीं कर लेते मेरा फ़ोन? तो अब जो जो प्रिंस होता है वो उसे छोड़ देता है और कहता है, फ़ाइन, चलो ये भी मान लिया। अब मुझे ये बताओ, तुम घर में कैसे आए? क्योंकि बाहर तो ताला लगा था। अब जीशु को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, इस चीज़ का वो क्या ही आंसर दे। फिर जीशु कहता है, एक्चुअली मुझसे चाबी खो गई थी आज, तो मैं ताला कैसे ही खोलता, इसलिए मैं बालकनी से कूदकर अपने कमरे में आ गया था। अब जो अपना प्रिंस होता है वो अभी भी जीशु को घूरे जा रहा होता है, तो जीशु कहता है, मैं सच कह रहा हूँ प्रिंस। तो प्रिंस कहता है, अरे तो ताला तोड़ लेते, यूँ बालकनी से आने की क्या ज़रूरत थी? तो जीशु कहता है, अगर ताला तोड़ता तो मॉम गुस्सा नहीं होती? तो प्रिंस जो होता है नोट करता है, वो जानता है कि फिर वो गुस्सा होती, 50 बातें सुनाती है उसको एक्स्ट्रा से। तो वो कहता है, फिर वो अपनी पॉकेट से घर की चाबी निकाल के उसे देता है और कहता है, इसे रख लो, मैं मॉम से दूसरी ले लूँगा। तो जिशु कहता है, थैंक यू। फिर प्रिंस जो होता है वो कहता है, जिशु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इतना ही बोलता है तभी नीचे से लोगों की आवाज़ आती है जो कि युवान और मिसेस आओ के साथ घर आ गई होती है। वो कहती है, भैया हम आ गए, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अब जो प्रिंस होता है वो और जिशु दोनों ही नीचे की तरफ देखते हैं, तो जब लुओ और युवान जिशु की तरफ देखते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें याद था कि जिशु ने पिछली रात को क्या किया था। वो दोनों अभी भी जिशु से हल्का डरे हुए थे और वो जिशु को देख रहे होते हैं। जिशु उन्हें देखता है और वो सोचता है कि इनको क्या हो गया। खैर, जो प्रिंस होता है वो नीचे आता है और उसके अगली बार जो अपने लुओ और युवान थे उनका ध्यान भटक जाता है। प्रिंस नीचे आके बैठ जाता है और कहता है, कहाँ गए थे तुम लोग? घर पे ताला लगा था। युवान कहता है, हम लोग मूवी देखने गए थे और उसके बाद हम लोग मॉल घूम रहे थे। हम लोगों ने ना बहुत शॉपिंग की और आपके लिए भी खूब सारी चीज़ें लेकर आए हैं। तो प्रिंस कहता है, थैंक यू। अब जो जीशु होता है वो उन लोगों को ऊपर से ही देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर जीशु नीचे आता है और कहता है, आप लोग बाहर से खाना खा के आए हैं या फिर मैं आप लोग के लिए डिनर बना दूँ? अब वो बोलता तो है पर सब लोग उसको देख रहे होते हैं, रिप्लाई कोई नहीं करता। तो प्रिंस कहता है, युवान, लुओ, बताओ भी। तो लुओ कहते हैं, नहीं हम लोग खा कर आए हैं। और ये कहकर जो लुओ होती है वहाँ से चली आती है और उसके पीछे पीछे युवान भी चला आता है और फिर मिसेस आओ भी। अब जीशु प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है तो फिर मैं
अपने लोगों के लिए खाना बना लेता हूँ। तो प्रिंस नोट करता है और तभी वहाँ से लोगों की आवाज़ आती है, वो कहती है, प्रिंस भाई यहाँ आइए ना, आपके लिए जो सामान लाया है वो आप देखिए तो सही। तो प्रिंस उस तरफ देखता है डायरेक्शन में, तो यीशु कहता है तुम जाओ। फिर जो प्रिंस होता है वो वहाँ से चला आता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें काऊ वेनिंग को दिखाया जाता है, जो कि उसी आदमी के साथ बैठा हुआ होता है जिसने उन गुंडों को भेजा था। अब वो जो इंसान होता है वो उन सबका कॉल लगा रहा होता है, लाइक बार बार कॉल लगा रहा होता है, पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। वो बार बार लगा रहा होता है, बार बार यही हो रहा होता है, सबके साथ, सारे फ़ोन्स के साथ यही हो रहा होता है। अब वो लोग फ़ोन तो अपने जेब में ही रखे हुए थे और उनकी पूरी बॉडी तो राख हो चुकी थी, तो ऑब्वियसली फ़ोन भी उनके राख ही हो चुके थे। अब फ़ोन नहीं लग रहे होते। वेनिंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपना सर पकड़ के बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ ऊपर के स्टेयरकेस से श्याम उतर के आ रही होती है। वो वेनिंग को परेशान देखती है तो कहती है, वेनिंग क्या हुआ, काफ़ी स्ट्रेस लग रहे हो। अब वेनिंग सोफे से उठ के उसके पास आता है और कहता है, श्यांग श्यांग एक्चुअली मैं वो। तो श्यांग कहती है, वेनिंग मुझे बता तो क्या हुआ है। वेनिंग कहता है, श्यांग हम लोगों ने उस लड़के को ढूंढ लिया था जिसके पास अभी अनुष्क है, और उसे मारने के लिए हम लोगों ने गन्स को भेजा था, लेकिन लेकिन अब उन सभी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आई डोंट नो कि हो क्या रहा है। श्रेयांग स्माइल करती है और कहते हैं, इट्स ओके। सो वैनिंग कहता है, नो श्रेयांग इट्स नॉट ओके। तो श्रेयांग कहती है, वैनिंग इट्स रियली ओके। लोग इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम्हें काफ़ी होपलेस फील हो रहा होगा, पर तुम्हें ऐसा होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम क्या सोच रहे हो, तो हमने क्या विचार आ रहे होंगे, और तुम सही हो, अनुष्क ने अभी तक उन सबको ख़त्म कर दिया होगा, पर तुम्हारा प्लान फेल नहीं हुआ है। अब जो वैनिंग होता है वो श्रेयांग की तरफ देखता है। श्रेयांग कहती है, हाँ वैनिंग, तुम्हारा ये जो प्लान था ये फेल नहीं हुआ है। तुमने इस इंसान को ढूंढ लिया जिसकी मुझे तलाश थी, एंड मुझे यही तो चाहिए था। और अब तुम उस पर कोई हमले मत करवाना और उस पर नज़र रखवाओ दूर से, और जब सही मौका आएगा तो हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। और वो मौका आएगा ज़रूर, क्योंकि कोई भी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो करता है, और हमें बस उस एक गलती का इंतज़ार करना है, ठीक है। तो मैंने नोट करता है। फिर जियांग उसके गालों पे थपथपाती है 2 बार और कहती है, गुड जॉब वेनिंग। और ये कह के जाने लगती है। तभी वेनिंग कहता है, जियांग। तो जियांग उसकी तरफ देती है और कहती है, तभी वेनिंग जो टेबल थी वहाँ पर जहाँ पर वो बैठा था सोफे पे, उसके सामने जो टेबल पड़ी थी उस पर एक फ़ाइल रखी थी। वो फ़ाइल उठाता है और जियांग को देता है। जियांग उस फ़ाइल को देख रही होती है। तभी वेनिंग कहता है, उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी है इसमें। जियांग अब वेनिंग की तरफ देखती है और फिर इस फाइल को खोल कर देखती है, तो उसमें फर्स्ट जो पेज था उसमें ही साक्षी की फ़ोटो बनी होती है। वो उसे देखती है और एक डेविल वाली स्माइल करती है, फिर फाइल को क्लोज़ करती है और वेनिंग को देखती है और कहती है, थैंक यू वेनिंग। और ये कहकर फाइल लेके चली जाती है और वेनिंग उसे स्माइल करते हुए जाते हुए देख रहा होता है। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। मिसिज को दिखाया जाता है जो कि किचन में खाना बना रहा होता है। अब वो जो खाना था वो तो गैस पे चढ़ा था और वो काउंटर के पास ही से खड़ा हुआ होता है, और अचानक से उसे ख़्याल आता है कि वो वहाँ बाथरूम में अनुष्क को नहाने के लिए बोल के आया है, लेकिन अनुष्क वो तो जानता ही नहीं ना कि शावर कैसे बंद होता है, नल कैसे बंद करा जाता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। अब वो मन में कहता है, हे भगवान मैं कितना लापरवाह हूँ। और वो तुरंत से ही जो फ्लेम थी गैस की उसे धीमा करके ऊपर अपने कमरे में जाता है। अब वो अपने कमरे का जैसे दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है कि जो अपना फैन केसिंग होता है लाइक शिशु का अनुष्क, वो बेड पर लेटा हुआ है, लाइक उसके पैर ज़मीन पर हैं और वो बेड पे ऐसे लेटा हुआ है अपने हाथों को दोनों तरफ गिरा के, और उसने अपनी शर्ट की बटन भी नहीं लगाई होती है। खैर शिशु उस पर ध्यान न देते हुए बाथरूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसे भी पानी की चिंता हो रही होती है। और वो बाथरूम को खोलता है, लाइक उसका गेट खोलता है तो देखता है कि नल भी बंद है
और नहाने की वजह से जो वहाँ पर पानी नहीं फैला होता वो सब साफ़ है। बाथरूम बिल्कुल चकाचक हो रखा है और जैसे पहले था ना वैसे ही हो रखा है वो बाथरूम। अब वो देखता है बाथरूम को, फिर मन में कहता है ये सफाई इसने कैसे की? फिर वो बाथरूम का गेट बंद कर देता है और वैन के पास जाता है। लाइक उसके सामने ही खड़ा हो जाता है जहाँ पर अभी उसके पैर थे और वैन तो बेड पे लेटा हुआ होता है। उसकी शर्ट के दोनों साइड्स खुले हुए होते हैं, लाइक इधर-उधर होते हैं और उसके सिक्स पैक ऐप भी दिख रहे होते हैं। अब जीशु उसे देखता है, तुरंत ही अपना फेस तो साफ करता है और कहता है शर्ट बंद नहीं कर सकते थे? तो जो अपना अनिश होता है वैन केसिंग अपनी आँखें खोलता है और कहता है हाँ? तो जीशु कहता है शर्ट बंद नहीं कर सकते थे? अब अनिश तुरंत से बेड से उठता है और अपनी शर्ट को बंद करने लग जाता है। अब जीशु दूसरे साइड फेस करके रखे हुए ही पूछता है उससे, अब मुझे बताओगे कि तुम कहाँ थे? ये किसकी बॉडी है? और तूने मेरे कपड़े क्यों पहने थे? तो जो अपना फैन केसिंग होता है वो अपनी शर्ट को तो बंद कर लिए होता है, ऋषि को देखता है, फिर ऋषि को अपनी तरफ करता है और कहता है ऐसे भी पूछ सकते हो। तो जब जीशु उसे देखता है कि उसने अपनी ड्रेस को पूरा मतलब शर्ट को पूरा सही कर लिया, तो फिर वो ठीक कर देता है और कहता है ओके फाइन, अब बताओ ये किसकी बॉडी है? तुम कहाँ थे? और मेरे कपड़े क्यों पहने थे तुमने? तो जो अपना अनिश को था मैं तो थक गई बोलते-बोलते। वैन गेजिंग बेड पे बैठता है और बेड पे अपने दोनों हाथों रखता है, अपना फेस को थोड़ा ऊपर की तरफ करता है और कहता है वैन गेजिंग इसका नाम है। तो यीशु उसे देखता है और कहता है वैन गेजिंग? तो वो कहता है हाँ, जानते हो तुम उसे? तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता। तो वो कहता है तुम्हें क्या कह रहा था? वैन गेजिंग नाम है इसका। आज हॉस्पिटल में मिला था मुझे। तो जीशु कहता है वेट, तुम मुझे शुरू से समझाओ, तुम आज कहाँ थे और तुम्हें कैसे मिला वगैरह-वगैरह सब आराम से बताओ डिटेल में, शुरुआत से। जो अपना पेन-केसिंग होता है वो फिर जीशु का हाथ पकड़ता है, उसे बेड पे बिठाता है और कहता है ठीक है तो सुनो, आज सुबह मैं ऐसे ही इधर-उधर घूम रहा था और घूमते-घूमते मैं एक हॉस्पिटल के पास पहुँच गया, ठीक है? वहाँ पर एक इमरजेंसी केस आया था, जो कि एक एक्सीडेंट का था और वो एक्सीडेंट इस बॉडी वाले इंसान का हुआ था, ठीक है? जिसकी ये बॉडी थी। और जब मैंने इसे देखा तो सच कहूँ तो मुझे बहुत आकर्षक लगा। मैंने मन में सोचा कि कितना अच्छा हो अगर ये बॉडी मुझे मिल जाए। अब वो लोग जब इस वैन गेजिंग को हॉस्पिटल के अंदर लेके जा रहे थे, मैं भी साथ चला गया। अब जब वैन गेजिंग का उपचार शुरू हुआ, तो वो उस पर असर नहीं कर रहा था और कुछ क्षण बाद इसकी मृत्यु हो गई। अब जो यीशु होता है वो इतने शौक से उसे देखे जा रहा होता है। फिर यीशु काँपते हुए कहता है ये 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 एक मृत शरीर है? सो वैन गेजिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ऑफ कोर्स ये एक मृत शरीर है। खैर फिर ये लोग जब वो मर गया था तो उसकी बॉडी को ये लोग एक मॉर्ग में लेकर गए और मैं वहाँ पर भी उसके साथ ही था। मुझे ये शरीर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि अब इसकी सोल तो उसके बॉडी में है नहीं, तो क्यों ना मैं ही इसे ले लूँ? तो मैंने इसकी बॉडी को पोसेस कर लिया और मैं जैसे ही इसकी बॉडी में आया और मैंने उस बॉडी को मूव किया, लाइक मैं उठ के बैठ गया था वहाँ पे, तो ये लोग मुझे ऐसे देखने लगे, इनकी आँखों में इतना डर था, कैसी बड़ी-बड़ी आँखों से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पे कितना पसीना आ रहा था मुझे देखकर। फिर जब मैं उस बेड से उठा, तो वो लोग में से एक लड़की थी ना, वो तो मूर्छित ही हो गई थी। उसके बाद मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ पे आ गया और यहाँ आकर मैंने सर्वप्रथम तो इस बॉडी को हील किया और हील करने के बाद जब मैंने इसके कपड़े देखे तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे लगे, नीले-नीले विचित्र से। तो मैंने तुम्हारी अलमारी से अपने लिए एक ड्रेस चूज़ कर ली। तुम्हारे बिना अनुमति के तुम्हारे सामान को छुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सो उसके बाद जब मैं कपड़ों को पहन के बस आईने में अपने आप को देख ही रहा था, तभी मुझे तुम्हारी आवाज़ आई और मैं होटल पहुँच गया। अब यीशु वैन गेजिंग के शोल्डर को हल्के से टच करता है और फिर वैन की तरफ देख के कहता है ये बॉडी, वो आगे का सेंटेंस नहीं बोलता है,
पर जो वैन होता है वो समझ जाता है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहता है चिंता मत करो, ये बॉडी वैसी ही रहेगी जैसे कि तब थी जब इसमें वैन केसिंग की सोल थी। अब जो शिशु होता है उसे देखना चाहता है, वो कहता है क्या सच में? तो वैन कहता है हाँ, ये बिल्कुल ही वैसे रहने वाली है जैसे कि पहले थी। अब शिशु नोट करता है, फिर वैन कहता है वैसे आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तो शिशु उसकी तरफ देखता है, कहता है तुम तुम क्यों? तो वैन कहता है क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो लोग तुम तक इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, जबकि मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना रखा है जिससे भी कोई भी शक्ति तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग तुम तक इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। आज की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि जिसके मार्फत वो तुम तक इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे, और इसे मेरी गलती नहीं कहा जा सकता, ये मेरी लापरवाही थी। मुझे सोचना चाहिए था कि जहाँ पर मैं हूँ वो जगह आधुनिक है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है, पर मेरे दिमाग में बात आई ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी। तो जो शिशु होता है वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है और कहता है इट्स ओके, एट द एंड मैं सेफ हूँ ना, तो तुम इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो? अब है ना, उसे देखता है और फिर से कहता है सॉरी शिशु। अब शिशु कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर वो कहता है 1 मिनट, क्या कहा तुमने? सॉरी। तो पेंच होता है अपने पल के चिपकाता है। शिशु कहता है 1 मिनट। अब शिशु उसके सॉरी कहने से लेकर अभी थोड़ी देर पहले उसने जितनी भी बातें कही थी वो सब कुछ याद करता है, और फिर कहता है वेट, तुम्हारी लैंग्वेज से चेंज कैसे हो गई? तो जो अपना पेन होता है वो कहता है ब्रेन, इस बॉडी में जो ब्रेन है मैंने उसका इस्तेमाल किया, और उसकी सारी नॉलेज जो भी कुछ इसके पास था वो मैंने ले लिया। सो बेसिकली वैन केसिंग के दिमाग की सारी बातें अब मुझे पता है, सारी नॉलेज मुझे पता है, एवरीथिंग। तो शिशु कहता है और तुमने इतने लिए सब अडेप्ट भी कर लिया? वैन स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। अब शिशु उसे हैरत में देख रहा होता है, फिर कहता है कमाल की टीम हो यार तुम। वैन उसे देखता है, स्माइल करता है और कहता है धन्यवाद, पहली बार किसी के ऐसी तारीफ़ करने पर सच में खुशी हो रही है। अब शिशु भी स्माइल करता है, फिर उसे एक चीज़ याद आती है और वो अपने हाथ को अपने सिर पे मारता है और कहता है अरे यार बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी हमने। तो जो अपना बहन होता है वो कहता है क्या हुआ? तो शिशु कहता है सीसीटीवी। तो वैन कहता है वो होटल वाले? तो शिशु कहता है हाँ, वो फुटेज तो डिलीट ही नहीं की हम लोगों ने। तो जो वैन होता है वो कहता है डिलीट कर दिया मैंने। अब शिशु उसे देखता है फिर कहता है क्या, कब? वैन कहता है डिलीट कर कर ही आया था जब यहाँ लेटा था, जब तुम कमरे में आए थे। तो शिशु वैन को देखता है फिर कहता है तुमने कैसे की डिलीट? तो वो कहता है वैन केसिंग के दिमाग से। मैंने कहा ना मैंने उसकी सारी नॉलेज ले ली है, और उसकी नॉलेज में ये सब चीज़ें भी थी। बेसिकली वो एक हैकर था और उसकी ये नॉलेज आज हमारे काम आ गई। शिशु फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है आज तो बार बार बच गए। तो वैन से देखता है फिर कहता है तुम कुछ भूल नहीं रहे? तो शिशु कहता है क्या? फिर उसको याद आता है कि वो नीचे किचन में जो खाना था उसे गैस पर ऐसे रख के आया होता है। वो फिर से अपना सर पीटता है और कहता है हे भगवान मैं कितना लापरवाह हूँ। फिर उठ के जाने लगता है, तभी जो मैंने तो कहता है सुनो। तो शिक्षक से देता है, कहता है हाँ क्या बोलो? तो फिर उसका फ़ोन उठाता है और उसे देता है, कहता है तुम्हारे फ़ोन पर बहुत कॉल आ रहे हैं तब से, तुम्हारा फ़ोन शायद से साइलेंट पर है, पर स्क्रीन तो मैं देख ही सकता था, देख लो शायद कोई इमरजेंसी हो। अब जो शिशु था उसके हाथ से फ़ोन लेता है और देखता है बाई की, साओ की, प्रिंस की इतनी सारी मिस कॉल्स होती हैं। वो मरने को तो कहता है तुम्हारे जैसा इडियट कोई हो नहीं सकता शिशु। फिर वो मेरे को देखता है, कहता है शुक्रिया, और ये कह के चला जाता है। अब शिशु बाई को कॉल लगाता है, बाई कॉल पिक करता है और कहता है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, पता है तुम्हें? तो शिशु कहता है सॉरी यार, कॉल करने वाला था पर फिर मुझे, तो वो कहता है हाँ पता है
प्रिंस का कॉल आया था मुझे, उसने मुझे सब बता दिया है। तो जीशु कहता है चलो शुक्र है। तो जो भाई होता है वो कहता है सदा शुक्र मत बना, तेरा तो शुक्र शनिवार से मैं निकालता हूँ आके कल। एक तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ऊपर से बाद में कॉल भी नहीं किया, खाना बनाने लग गया अपने सो कॉल ब्रदर के लिए। अब जीशु कहता है भाई बस भी घर। तो वो कहता है हाँ ठीक है ना, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कुछ भी। तो जीशु कहता है आई एम सॉरी यार, मैं तुझे कॉल करने वाला था कसम से, पर मेरे दिमाग से बिल्कुल से निकल गया, सॉरी। तो जो भाई होता है वो कहता है हाँ तो ऐसे ही सॉरी बोलता रहे और मैं तुझे माफ़ करता रहूँ, और करूँगा ही, दोस्त हूँ तेरा। तो जो शिशु होता है स्माइल करता है, कहता है थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। भाई कहता है अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा चने की झाड़ पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मिल जा मुझे कल, तेरी ऐसी खातिरदारी करूँगा ना, ऐसी खातिरदारी करूँगा, याद रखेगा तू। अब शिशु कहता है ठीक है, और उसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं। अब फिलहाल के लिए हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें पेन के सिंह को दिखाया जाता है जो कि जीशु के बेड के पास बैठा होता है, लाइक बेड के सिरहाने बैठा हुआ होता है और जीशु को सोते हुए देख रहा होता है। वो बहुत ध्यान से उसे देखे जा रहा होता है, ऑब्वियसली रोमांटिक तरह से नहीं, वो बस उसे देख रहा होता है आश्चर्य से। वो ये सोच रहा होता है लाइक जीशु उसके प्रति इतना सॉफ्ट क्यों है, जबकि वो एक डीमन है और जीशु एक ह्यूमन। उसके हिसाब से ह्यूमन दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो कि डीमन से हेट करते हैं, और एक वो जिन्हें डीमन एक जीनी की तरह रखता है जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। और शिशु उन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। शिशु ना सिर्फ उसे सम्मान देता है बल्कि उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट करता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, और उसकी आंखों में पेन के लिए कोई डिस्गस्ट, कोई घृणा, कोई लालच कुछ नहीं है। और पेन हल्के से स्माइल करता है और मन में ही कहता है पहली बार इस धरती पर आने का अफसोस नहीं हो रहा, पहली बार किसी को प्रोटेक्ट करने का, किसी के साथ रहने का अफसोस नहीं हो रहा, पहली बार किसी के साथ रहने पर गुस्सा नहीं आ रहा, चिढ़ नहीं हो रही। थैंक यू सो मच शिशु, उस दिन वहाँ जंगल में आने के लिए, जिस कारण से मैं तुम्हें मिल गया, तुम मुझे मिल गए, थैंक यू सो मच। अब वो ऐसे शिशु को देखे जा रहा होता है, अब वो नोटिस करता है कि शिशु के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ गई होती है। वो सोचता है कि शायद से शिशु नींद में स्माइल कर रहा है, और वो वापस से उसे घूर घूर के देखने लग जाता है, पर ऐसा था नहीं। लाइक जैसा वो सोच रहा था कि वो सो रहा है शिशु, वो सो नहीं रहा था, उसकी नींद खुल गई थी। एंड ऑब्वियसली जब आपको कोई घूरता है तो इंसान को पता चल जाता है, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहता है अब ताड़ लिया हो तो मैं उठूं, या फिर और देर तक मुझे ऐसे घूरते रहोगे। अब जो फैन होता है वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, वो घूर घूर के जीशु को देखने लग जाता है। जीशु फिर अपनी आंखें खोलता है, फैन की तरफ देखता है और एक शरारती वाली स्माइल करता है, और फिर उसी से विंक करता है आंखों से। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जय फैंसू लिख दीजिएगा। गाइस अगर स्टोरी में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है ना, सो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप कोई नोटिस करते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे बता सकते हो। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं विदा लेती हूँ। जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा ही, पानी को बर्बाद ना करें, और जीव जंतु, पशु पक्षी या किसी भी मनुष्य को हानि न पहुँचाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। एंड मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। अब मैं आपसे फाइनली विदा लेती हूँ। बाय बाय, जय वंशु, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।